एलटीसी पार्ट है एक परक्यूजिट का, और परक्यूजिट भी वो कौन सी कैटेगरी में आता है, जो टैक्स फ्री परक्यूजिट है, जिसमें टैक्स नहीं लगता, जैसे कि मैंने कल वाले जो वीडियो था उसी में आपको बताया था, और यहाँ पे लिखा भी है एलटीसी एज द ट्रेवल कंसेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन अंडर सेक्शन 10, कुछ कंडीशंस हैं उनके बारे में, और दैट इज द टैक्स फ्री परक्यूजिट, द पार्ट ऑफ द टैक्स फ्री परक्यूजिट। तो एलटीसी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि कितना एग्जेम्प्ट रहेगा, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ दिस इज द टैक्स फ्री परक्यूजिट, बट कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू को एग्जेम्प्ट करना और कितना एग्जेम्प्ट करना है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर बेटा, एग्जेम्पशन एलटीसी होता क्या है, देखो लीव ट्रेवल कंसेशन, जब आपका एम्प्लॉयर आपको बोले कि आप छुट्टी पे जा सकते हो विद योर फैमिली, तो आपके घर से आपका जो ऑफिशियल आपका जो रेजिडेंस है वहां से कहीं भी इंडिया में घूमने के लिए अगर आप जाओ, जैसे कि मान लो यू आर वर्किंग इन बैंगलोर, यू आर वर्किंग इन बैंगलोर एंड यू वांट टू विजिट तिरुपति, किधर भी आप जा सकते हैं, तिरुपति आप घूमने जाना चाह रहे हो, भगवान के दर्शन करने हैं, तो वहां पे जाने के लिए आप बैंगलोर से तिरुपति जाओ, आपका जाने का और आने का जो खर्चा लगेगा, कौन सा खर्चा बेटा, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग का, जैसे कि रेल का अगर आप रेल से जा रहे हो, बस का अगर आप बस से जा रहे हो, और प्लेन का अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, तो उसमें उसका आने का और जाने का जो भी एक्सपेंस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू टेक द टोटल एक्सपेंसेस 15,000 रुपीज फॉर दिस ट्रिप, दो यू विल कम, यू विल गिव द बिल टू द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर पूरा का पूरा आपको री इम्बर्स कर देगा, पूरा का पूरा री इम्बर्स कर देगा आपके खर्चे को। तो ये आपको एक परक्यूजिट मिल गया 15,000 का परक्यूजिट, दैट इज टैक्स फ्री, आपको परक्यूजिट मिला और टैक्स फ्री, आप घूम के आओ, जाओ, ऐश करो। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं उसमें, कब आप जा सकते हो एलटीसी पे, तो पहली चीज यहाँ पे एलटीसी पे आप तब भी जा सकते हो या तो आप छुट्टी पे हो, आप काम कर रहे हो, आपने कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है बेटा छुट्टी ले लो आप, लेकिन क्या प्लान है आपका, सर घूम के आने का प्लान है, ठीक है छुट्टी पे आप घूमने के लिए चले गए। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद नहीं जा सकते, रिटायरमेंट के बाद भी आप जा सकते हो घूमने के लिए, आपने सर्विस से रिटायरमेंट ले ली तो भी आप घूमने के लिए, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सभी केस में। कई बार रिटायरमेंट के बाद क्यों देगा, रिटायरमेंट के बाद भी जैसे आपने कोई सर्विस रेंडर की तो एज ए ग्रेटिट्यूड एम्प्लॉयर आपको बोल सकता है कि ठीक है आपने इतने अपनी लाइफ का यहाँ पे टाइम दिया है, सो प्लीज हम आपको आपके ट्रिप में आपका आने का जाने का जो भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है हम बियर करते हैं, तो दैट विल बी द परक्यूजिट। इन द सेम वे आफ्टर टर्मिनेशन की भी कंडीशन हो सकती है कि ठीक है हम आपको आने के लिए, तो आफ्टर टर्मिनेशन आफ्टर रिटायरमेंट और ड्यूरिंग वर्किंग टाइम आल्सो लाइक ड्यूरिंग द जॉब, उस टाइम पे भी आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो। अब किस किस को अवेलेबल रहती है एलटीसी का बेनिफिट, ये सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को ही रहता है, इंडियन सिटीजन रहे या फिर कोई भी फॉरेनर रहे, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में ये दोनों के लिए ही अवेलेबल है, इसका बेनिफिट दोनों के केस में टैक्स फ्री रहेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और हिज फैमिली, उसमें कौन कौन, ये अब ध्यान रखने की बात है, कौन कौन जा सकते हैं, स्पाउज, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल उनके बच्चे, एंड पेरेंट्स, और ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल भाई बहन भी जा सकते हैं, और एनी ऑफ देम हुली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, लेकिन वो डिपेंडेंट होने चाहिए भाई के ऊपर, वर्किंग के जो इंडिविजुअल के ऊपर। अगर मान लो राम का भाई श्याम वो खुद एक इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरी कंपनी में काम करता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो इंडिपेंडेंट है, और वो बोले कि भाई मुझे लेके चलो आपके साथ घूमने पे, तो जब ये इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका कोई भी जो आने जाने का बेनिफिट रहेगा वो एम्प्लॉयर नहीं दे सकता, अगर एम्प्लॉयर देता है तो वो टैक्स लगेगा उसके ऊपर, वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा, वो एलटीसी टैक्स है। जबकि राम के केस में क्योंकि उसका एम्प्लॉय है तो उस केस में वो अपने एलटीसी क्लेम कर सकता है, और दैट परक्यूजिट विल बी एज टैक्स फ्री। सेकंड थिंग, जो थर्ड थिंग है, लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन कितना एग्जेम्पशन अलाउड है, तो बेटा तो एग्जेम्पशन इन दिस केस विल बी लिमिटेड टू एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, कितने अमाउंट स्पेंड करी,
उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है? क्योंकि कुछ कंडीशन है रूल 2B के अंदर, और उसके अंदर ये भी है कि आपको कितनी जर्नी कर सकते हैं एक साल में। अब ऐसे नहीं है कि एक साल में 5 बार जा रहे हो तो 5 ही बार आपका एम्प्लॉयर आपको उसका खर्चा दे रहा है। ठीक है, दे सकता है एम्प्लॉयर, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा। एक प्रैक्टिकली सोचे, कोई भी एम्प्लॉयर आपको 5 ट्रिप किया अपने साल में, 5 ट्रिप का खर्चा दे सकता है, क्योंकि आप बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो उसके लिए। तो एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी आपको खर्चा दे रही हो, आने जाने का बोल रही है कि ठीक है हम रिम्बर्स कर देंगे, आप जाओ घूम के आओ, देखो दुनिया देखो, बाहर दर्शन करो। लेकिन बेटा, एक्ट के हिसाब से सिर्फ वही परक्यूजिट आपका टैक्स फ्री माना जाएगा, बाकी सब परक्यूजिट पे टैक्स लगा दिया जाएगा। सिर्फ वही जर्नी को टैक्स फ्री माना जाएगा जितनी जर्नी की परमिशन अलाउड है। और कितनी जर्नी की परमिशन अलाउड है, उसके लिए रूल 2B के अंदर लिखा है, आप ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर में 2 जर्नी कर सकते हो, commencing from the calendar year 1986 where such travel concession is not availed by individual during any। अगर कोई भी एक ब्लॉक पीरियड के अंदर 2 आप कर सकते हो, 2 में से आपने एक तो अवेल कर ली और एक आपने अवेल नहीं करी, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, और वो आगे आने वाले ब्लॉक पीरियड में, तो आगे आने वाला जो ब्लॉक ईयर रहेगा 4 साल का ब्लॉक ईयर, उसमें 2 तो उसकी रहेगी, जो उस ब्लॉक ईयर की 2 तो जर्नी, प्लस एक लास्ट टाइम आपने जो अवेल नहीं करी तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो टोटल इन दिस वे 3 जर्नी आप परफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम एनी प्लेस। 3 बार आप जर्नी को अवेल कर सकते हो, और वो टैक्स फ्री परक्यूजिट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज द सिनेरियो। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे एक क्वेश्चन लेके करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 18, 19, 20, 21, यहाँ पे उस भाई साहब ने क्या किया, जर्नी क्लेम करनी शुरू की। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बेटा कैलेंडर ईयर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो होती है फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर के हिसाब से नहीं। जो ब्लॉक ईयर का काउंट होता है, जो लीव पीरियड काउंट होता है, जो एलटीसी काउंट होती है, वो एज पर द कैलेंडर ईयर काउंट होती है। एक कैलेंडर ईयर के अंदर पूरा 2018 के अंदर आप पूरा 2019, 2020 पूरे 4 साल में आप 2 जर्नी परफॉर्म कर सकते हो, उससे ज्यादा जर्नी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर एक साल के अंदर, अगर मान लो बात करें 2021, 22, वो बोलते हो कि जनवरी 22 में एक जर्नी परफॉर्म करी, तो क्या वो उसका एग्जाम्पशन इस ब्लॉक ईयर में 18 to 21 वाले ब्लॉक ईयर में क्लेम किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये एक कैलेंडर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। जो कैलेंडर ईयर, अब ये जनवरी 22, ये 22 वाला कैलेंडर ईयर शुरू हो गया। ये जो कैलेंडर ईयर होता है बेटा, वो 1 जन से शुरू होता है, 31 दिसंबर पर खत्म हो जाता है। जबकि जो फाइनेंशियल ईयर, जो असेसमेंट ईयर है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और खत्म कब होता है? 31 मार्च में एंड होता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है, ये कैलेंडर ईयर है। तो जो एलटीसी का कैलकुलेशन करेंगे, कितने एलटीसी आपको मिलेंगी, दैट विल बी द एज पर कैलेंडर ईयर, नॉट एज पर द फाइनेंशियल ईयर। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो 4 साल में आपको समझ में आ गया कि 4 साल में आप कर सकते हो इसको क्लेम, लेकिन 4 साल में आप सिर्फ 2 ही जर्नी क्लेम कर सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 2 से ज्यादा कर ली तो फिर बाकी की जितनी भी एक्स्ट्रा आप जर्नी कर रहे हो, दैट यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। दैट इज सिंपल एज इट इज, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है कि किसी कारण से, जैसे कोविड के टाइम पे 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया था और कोविड की वजह आप घूम के नहीं आ सके, वो नहीं सके, तो उस टाइम पे आप उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब आगे इसमें एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो उससे थोड़ा सा और माइंड डेवलप होगा और हमें चीजों को समझ में आ जाएगी। जैसे एक एम्प्लॉय ने अवेल नहीं की बेटा एलटीसी फॉर द ब्लॉक ईयर 18-19 में कौन कौन से साल रहेंगे? 2018, 19, 20 एंड 21। इन 4 साल में उसने अवेल नहीं करी, ठीक है सर, नहीं करी, तो अब आगे ही इज अलाउड टू कैरी मैक्सिमम 1 अनअवेल्ड एलटीसी टू बी यूज्ड इन द सक्सीडिंग। आगे आने वाला ब्लॉक पीरियड कौन सा है? आगे आने वाला है 22 वाला, 23, 24 और 25। ये 4 साल का एक ब्लॉक पीरियड रहता है, तो इसमें वो एक एलटीसी को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इफ ही अवेल एलटीसी इन अप्रैल 22, कोई बात नहीं, अप्रैल 22 में यहाँ पे अलाउ करना
हो सकता है। द सेम विल बी ट्रीटेड एज हैविंग अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ईयर, उसको ऐसा माना जाएगा, यहाँ पे भी क्लेम करने के बाद ऐसा माना जाएगा कि उसको इस ब्लॉक ईयर के अंदर ही, कौन सा 18-19 ब्लॉक ईयर है उसके अंदर ही क्लेम किया गया। उसको ऐसा नहीं मानेंगे कि वो 22-25 वाले ब्लॉक ईयर में आ रहे हैं, नहीं, उसको ऐसे ही मानेंगे क्योंकि ये वाली इसको कैरी फॉरवर्ड करके 22 में उसको अवेल कर लिया। देयरफॉर ही इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट जर्नी, और यहाँ पे उसको एग्जम्पशन मिलेगा और ये परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं रहेगा। एंड 2 मोर जर्नी कैन बी फर्दर अवेल्ड, तो इस जो ब्लॉक ईयर है इसमें तो 2 जर्नी तो रहती है, तो इसमें तो 2 जर्नी फर्दर ही कैन क्लेम फर्दर, 2 जर्नी वो आराम से क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो तो रूल है एक ब्लॉक ईयर में 2 जर्नी है। बट यहाँ पे दिक्कत ये थी कि इस ब्लॉक ईयर में इसकी जो एक जर्नी थी जो अवेल नहीं कर पाया था किसी भी रीजन से, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी यहाँ पे क्लेम है। तो टोटल इसमें देखा जाए तो 1+2 टोटल 3 जर्नी उसने कवर की है, और बेनिफिट उसने सबका मिलेगा, तीनों का तीनों एग्जेम्प्टेड रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ मॉनेटरी लिमिट की बात कर लेते हैं। कोई भी जर्नी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो आफ्टर 1997, तो ऑब्वियसली 97 ये तो बहुत पहले की बात है, उससे पहले की जर्नी का कोई क्लेम करने का मतलब है ही नहीं, अभी आप क्लेम करोगे। तो अंडर सेक्शन 10(5) के अंदर आपको जो अमाउंट एक्चुअली इनकर करी है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपने कितना खर्चा किया उसको कितने पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके करते बेटा, उसको और जल्दी आपको इजीली समझ में आएगा, मैं इनको रफ कर देता हूँ, आपको कोप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जैसे वही बेंगलोर में आप काम कर रहे हो, वहीं पे आपका घर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु से आप जा रहे हो गोवा, गोवा घूमने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो आप गोवा घूमने के लिए बाय एयर जा सकते हो, बाय रेल जा सकते हो, और बाय बस भी जा सकते हो। सारे इसके अंदर वो वे ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल है। अब एयर में आप गए, आप अकेले गए अपनी वाइफ के साथ गोवा घूमने के लिए, 2 जन गए, तो आपने ली वहां पे बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास ले सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजनेस क्लास आपने ली और वहां पे आपने जर्नी की। तो आप जाके अपने एम्प्लॉयर को बोले कि सर देखो आपने बोला था कि आप जाके आ सकते हो, तो ये मेरा एक टिकट मेरी 20,000 की है, 20,000 की है। ठीक है, तो आपको 20,000 मिल भी गए, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको 20,000 मिलने थे, 20,000 मिल भी गए। अब जब बात आएगी टैक्सेशन के मामले में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखेगा आपने ये जर्नी परफॉर्म करी जिसके लिए 20,000 रुपए खर्च करें, वो कौन सी क्लास से परफॉर्म करी, वो बिजनेस क्लास से। लेकिन एलटीसी में एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास का मिलता है, और आपको पता चला इकोनॉमी क्लास की जो टिकट है वो तो सिर्फ 5K ही है, सिर्फ 5,000 रुपये है। तो इसका मतलब ये हुआ 20,000 में से बेटा, 20,000 में से 15,000 तो रहेंगे टैक्सेबल और 5,000 रहेंगे टैक्स फ्री, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये इतना एग्जेम्पशन एलटीसी का जो लीव ट्रैवल कंसेशन है उसका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। जो परक्यूजिट 5K तक का तो अलाउ हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ा, बाकी की 15,000 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी इसी केस को लेके चलते हैं, क्या हो गया, नॉर्मली ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन एक बार हम ऐसे इसी को लेके चलते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं है। देखो 3,000 रुपए में उसने बिजनेस क्लास बुक कर ली भाई साहब ने, कुछ पता नहीं क्या ऑफर चल रहा था, 3,000 में उन्हें बुक कर ली। ठीक है, और इकोनॉमी क्लास का फेयर 5K था, और आप जाके बोलोगे अपने एम्प्लॉयर को कि सर मेरा 5K के हिसाब से, और एम्प्लॉयर ने आपको 5K दे भी दिया, 5,000 रुपए दे भी दिए, तब टैक्स लगाने की बात होगी, तब कहोगे कि सर देखो इकोनॉमी वाला आपने बोला था, इकोनॉमी वाला 5,000 है, उतना ही मुझे मिला, तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने बताया था जितना आपने अमाउंट खर्च करा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, या तो एक्चुअल अमाउंट या फिर जो अमाउंट हमने इकोनॉमी फेयर की रहती है उनमें दोनों में जो भी कम रहेगा। तो यहाँ पे टैक्स जो फ्री रहेगा, टैक्स फ्री अमाउंट रहेगी बेटा, वो रहेगी 3K, और टैक्सेबल जिसके ऊपर टैक्सेबल रहेगी वो रहेगी 2K, क्योंकि आपको टोटल 5,000 रुपए मिले हैं, 3,000 रुपए आपका जो खर्चा हुआ वो मिलेगा, और 2,000 रुपए आपको, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम थिंग यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर इकोनॉमी फेयर, इकोनॉमी फेयर पे ध्यान दो बेटा,
इकोनॉमी फेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑफ नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। अब आप बात करो कि सर नेशनल कैरियर कौन सी है? नेशनल कैरियर एयर इंडिया तो डिजोल्व हो गई, एयर इंडिया को तो हमने सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट होगी एयर इंडिया की तो। हाँ, तो अब ये एयर इंडिया की बात नहीं है, आप किसी भी कैरियर से जा सकते हो, बट इट शुड बी द इकोनॉमी क्लास, नॉट बी द बिजनेस क्लास। अब एक बात देखो, अब हम इंडियंस हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे खुराफाती आइडिया आते हैं। सर मुझे गोवा ही जाना था बैंगलोर से, लेकिन सर बैंगलोर से पहले मैं तिरुपति जाऊंगा, पहले भगवान के दर्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, तिरुपति चले जाओ, और तिरुपति से फिर मैं सर एक बार मुझे पुणे जाना है। ठीक है, पुणे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, और पुणे से फिर मैं जाऊंगा गोवा। तो मेरा बैंगलोर से तिरुपति और पुणे और गोवा, मेरा टोटल खर्चा आ गया 30 के, और मैंने ट्रेवल किया इकोनॉमी क्लास से, इकोनॉमी क्लास से ही ट्रेवल किया। तो मेरा पूरा का पूरा एम्प्लॉयर को मैंने जाके अपना चिट्ठा पट्टा दे दिया, तो एम्प्लॉय बोलेगा कि हाँ भाई बताओ कितना खर्चा हो? सर 30,000। तो 30,000 के 30,000 एम्प्लॉयर ने आपको दे भी दिए। अब बात आती है टैक्स करने की, इसमें से 30,000 में से क्या पूरा, क्योंकि आपको एलटीसी मिला है, क्या पूरा का पूरा टैक्स फ्री है? एक ब्लॉक ईयर में 2 एलटीसी क्लेम करने होते हैं, आपने दो जर्नी के लिए क्लेम करने होते, तो आपकी दूसरी जर्नी थी वो भी रूल वहां पे पूरा अलाउ करता है, वैलिड होता है। तो क्या 30,000 के 30,000 पूरे के पूरे आपको टैक्स फ्री रहेंगे? नहीं, उसमें ये बोला गया है कि शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, आप ऐसे घूम के कितना भी जा सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर आपको बोलेगा कि बेटा गोवा और बेंगलोर का जो शॉर्टेस्ट रूट का जो किराया है ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और वो कितना है? 5K। तो 30,000 में से आपके 25,000 रुपए तो टैक्सेबल रहेंगे, बाकी के 5,000 रुपए क्या रहेंगे बेटा? टैक्स फ्री, उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बात याद रखनी, शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन हैज टू बी टेकन। चलो अभी तक तो ये सब एयर का तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है सर, बट यहाँ पे जहाँ पे फ्लाइट चलती ना हो, जहाँ पे एयरपोर्ट हो ही ना, अब जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह इंडिया के हर एक सिटी में हर जगह पे एयरपोर्ट है, ऐसा तो कोई भी जरूरी नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे वो बताओ सर। चलो उसका ही बताते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जहां पे एनी अदर मोड रेल की सर्विस अवेलेबल है, तो फर्स्ट एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल का किराया देखा जाएगा, वो भी द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, वो भी शॉर्टेस्ट रूट देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले ट्रेन से उधर जा रहे हो फिर उधर जा रहे हो, ऐसे घूम फिर के ऐसे ट्रेवल करना। तो वही आप बैंगलोर जा रहे हो, जैसे मान लो सेम एग्जांपल लेके हम चलेंगे, बैंगलोर हो, बैंगलोर से आपको जाना है गोवा, बट बैंगलोर से सीधा गोवा नहीं जा रहे, आप जा रहे हो पहले से तिरुपति दर्शन करेंगे, फिर पुणे जा रहे हो दोस्तों से मिलोगे, उसके बाद सब कंपनी करके गोवा जाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ से आप ट्रेन लेके सीधा गोवा जा सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया, ट्रेन ही ली है आपने, और फर्स्ट क्लास ही जो बोल रहा है इसमें एसी का जो टायर 1 रहता है वही आपने किया लिया है, उसके बावजूद आप इधर घूम फिर के ऐसे जा रहे हो। तो क्या उसमें सिर्फ इतना बेटा, जो बैंगलोर से गोवा के बीच में जो ट्रेन चलती है उनका जो फर्स्ट क्लास का फेयर रहेगा, जो उनका फर्स्ट क्लास का फेयर रहेगा, उतनी अमाउंट ही आपकी टैक्स फ्री रहेगी। बाकी अगर आपने एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा किया तो उसके ऊपर टैक्सेबल रहेगा, उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी बात आती है कि ठीक है सर सारी बात समझ में आएगी, लेकिन रेल की भी सर्विस ऐसी थोड़ी ना इंडिया के हर, जैसे अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में तो रेल अभी मुश्किल से पहुंचे, बहुत सारे एरिया हिली एरिया जहाँ पे रेल की सर्विस ही नहीं है, तो वहां पे किससे रिस्ट्रिक्ट करोगे आप? कोई नहीं बेटा, रेल की सर्विस नहीं है तो फिर कोई ट्रांसपोर्ट से बस सर्विस रहेगी, रोडवेज की सर्विस रहेगी। ये ऐसे हो सकता है ना, रेल की सर्विस नहीं तो रोडवेज की, जो स्टेट रोडवेज रहती है बस की सर्विस। तो उस केस में बेटा क्या रहेगा, फर्स्ट क्लास देखना पड़ेगा, उस रोडवेज की फर्स्ट क्लास या फिर डिलक्स क्लास का फेयर, जो भी इस केस में रहेगा ऑन सच द शॉर्टेस्ट रूट, उसमें भी शॉर्टेस्ट रूट ही लेना है, वो आपको देखना पड़ेगा। कि बस में भी आप ऐसे नहीं कि एक जगह पे घूम रहे फिर दूसरी जगह तीसरी जगह बस लेके, तो बस के अंदर अगर आप जा रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आप बस के अंदर नहीं जा सकते, अगर आप ट्रेन की सर्विस वहां पे नहीं है, उसकी सर्विस नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल आपको बैंगलोर जाना है, सॉरी बैंगलोर में आप हो, बैंगलोर से आपको गोवा जाना है, वहां पे तो फ्लाइट भी है, एयर सर्विस भी है, ट्रेन सर्विस भी है, बट मैं तो जाऊंगा बस से, वोल्वो बस से जाऊंगा, सोता हुआ वोल्वो बस से, स्लीपर लेनी है मुझे तो। ठीक है, डिलक्स क्लास लेनी है, फर्स्ट क्लास से जाऊंगा मैं, फर्स्ट क्लास।
तो मुझे ये बताइए, फर्स्ट क्लास से जाएगा ठीक है, कोई बात नहीं, तो क्या इसमें जो मान लो कि फर्स्ट क्लास का रुपए लगे 1000, ये है बस की सर्विस। ट्रेन की सर्विस से लगने थे 2000, आप ट्रेन से जाते तो फर्स्ट क्लास का लगता था 2000। और अगर ट्रेन के बजाय आप किससे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एयर से जा रहे हो, इकोनॉमी क्लास, तो वहां पे लगे 5000। तो सर वहां पे ट्रेन की सर्विस भी है, फ्लाइट की भी सर्विस है, तो कोई नहीं, आप 5000 रुपए दे दीजिए, कोई बात नहीं, आपको जितना भी परक्यूजिट मिलेगा उससे डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कहेगा आप बस से गए हो, आपके पास बस की टिकट है, तो 1000 रुपए तक का तो टैक्स फ्री रहेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5000 में से 1000 रुपए आपके टैक्स फ्री, बाकी के 4000 रुपए उसके ऊपर आप टैक्स दे दीजिए, वो परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाला। अब ऐसी भी कुछ जगह है जहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। कई गांव ऐसे रूरल एरिया जहां पे रोडवेज की बस कोई रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक सिस्टम भी नहीं है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, वहां पे लोग बाइक से जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं। अब भी लिटरली ऐसे जो रूरल एरिया, रिमोट के रूरल एरिया, वहां पे वो सब सुविधाएं नहीं है, वो फैसिलिटी अभी तक गवर्नमेंट ने उपलब्ध नहीं करा पाई है। और जो बाकी के जो हिली एरिया, वहां की तो बात ही अलग, वहां पे तो कुछ भी जाता ही नहीं है। तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में बेटा अमाउंट इक्विवेलेंट टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी फॉर द शॉर्टेस्ट रूट एज इफ जर्नी हैड बीन परफॉर्म बाय रेल। अब दो प्लेस के बीच की दूरी को अगर वहां पे ट्रेन चलती तो कितना किराया होता, उसको इक्विवेलेंट मान के उतना उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास का किराया आपको मिल जाएगा। उसका उतना टैक्सेबल नहीं रहेगा, बाकी का सब टैक्सेबल रहेगा। जैसे एक विलेज से दूसरे विलेज में जा रहे हो, वहां पे कोई भी पर्टिकुलर ऐसे सुविधाएं है ही नहीं, तो उस केस में अगर मान लो इनके बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, और कोई भी दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस, प्लेस वन प्लेस टू के जहां पे ट्रेन चल रही है, उसका फर्स्ट क्लास का फेयर देखेंगे, और वो सेम फेयर, उतना ही फेयर यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी उस फेयर के इक्विवेलेंट। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो मेरा खर्चा हुआ है वो सिर्फ 2000 रुपये हुआ है, और जबकि फर्स्ट क्लास का फेयर तो 7000 है, तो क्या मुझे 7000 तक का मिलेगा? देखो बेटा, जितना आपका खर्चा हुआ ना, वो उसके हिसाब से ही आपको उतना बेनिफिट, क्योंकि आपको बिल लगाने पड़ेंगे, उतना ही पर आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, अगर मान लो आपका एम्प्लॉयर आपको 10,000 रुपए दे रहा है, तो उस केस में 7,000 रुपए तक का आप कर सकते हो क्लेम, अगर आपने जर्नी कैसे भी उसके इक्विवेलेंट मान लेंगे बेटा, इसके इक्विवेलेंट, फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी एक बात और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जो नोट है, इसके नोट के अंदर देखो, द एग्जाम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल, नहीं मिलेगा किसको, अगर मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो। और वो कब से, 1/10/1998 के बाद। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बच्चों के केस में ही एग्जाम्पशन मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों के केस में ही किराया मिलेगा, बाकी तीसरे बच्चे के केस में किराया नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन चाइल्ड, उसी केस में। अब चलो एक एग्जांपल लेके करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कोई मिस्टर दिनेश है, हॉलीडे पे गया 10/12/2021 को केरला। उसकी वाइफ थी और 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम कितना, एज कितने, 4 साल। उसके बाद ट्विंस हुए, उसकी एज कितने, 2 साल। दे वेंट ऑन फर्स्ट क्लास फ्लाइट, गए इकोनॉमी से गए। टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट रियम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर वाज 50,000, 50,000 रुपए का रियम्बर्समेंट हुआ, 50,000 रुपए का रियम्बर्समेंट हुआ। ठीक है, जिसमें से 50,000 में से, ये बात ध्यान रखो, 50,000 में से 35,000 रुपए तो एडल्ट के थे, एडल्ट की टिकट का, हस्बैंड मियाँ बीबी। और उसके बाद जो 3 किड्स हैं उनका कितना है, 15,000। अब मुझे ये बताइए, ये इसने बता दिया कि इतना इतना था। एलटीसी की अमाउंट
बतानी है कितना आपको परक्यूजिट मिलेगा, कितना टैक्सेबल रहेगा। ही हैज प्रीवियसली अवेल्ड द एग्जाम्पशन ओनली वंस, एक ही बार एग्जाम्पशन किया था, दूसरे वाला था, तो 2 से ज्यादा नहीं है। इन द ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, एक उसने क्लेम कर लिया था, एक ये अब किया है। कब? 10/12/2021 को अपनी वाइफ के साथ केरला गया और 3 बच्चों के साथ। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि उसकी बड़ी, सबसे पहले क्या है, उसकी एक बेटी है, वो कितनी, 4 साल की, फिर उसके बाद 2 बच्चे हैं। अब देखो, पहला एक एक बेटी हो गई, अब दूसरी बार अगर मल्टीपल बर्थ होते हैं, अगर ट्विंस पैदा होते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये रूल अप्लाई नहीं होगा, एग्जाम्पशन ना मिलने वाला, क्योंकि जो 2 किड्स वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में पूरा का पूरा जो 50,000 है ना, पूरा का पूरा टैक्स फ्री परक्यूजिट माना जाएगा, टैक्स फ्री परक्यूजिट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि डॉटर की एज इज मोर देन द ट्विंस, so he can avail exemption for the 3 kids. The restriction is not applicable in the multiple birth after 1 child. लेकिन इसी एग्जांपल में, जो ये वाला एग्जांपल है, ये क्या आंसर में डिफरेंस होगा? अगर 3 किड होते और जो ट्विंस हैं वो तो 4 साल के हैं और उसकी बेटी 2 साल की, पहले 2 बच्चे हो गए उसको, अब 2 बच्चे हो गए तो नॉर्मल सरकार ये करती है कि भाई आपको 2 बच्चों तक की छूट मिलेगी, बाकी के बच्चे, आपने पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ रही है तो बाकी का जो किड है उसको आप अब 2 बच्चे ही करो, उतना ही हम आपको डिस्काउंट देंगे, उतना ही आपको बेनिफिट देंगे, उससे अगर आपने ज्यादा किया तो उस पर डिस्काउंट। तो मतलब एक प्रकार का ये है कि आपको डिमोटिवेट कर रही है कि आप 2 से ज्यादा बच्चे ना करें। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 किड्स थे, ट्विंस 4 साल के हो चुके थे, उसके बाद आपने बेटी और की जो 2 साल की थी, तो क्या कितना बेनिफिट मिलेगा? तो देखो, एडल्ट तो दोनों, एडल्ट के केस में जो 35,000 था वो तो पूरा का पूरा मिलेगा। 3 किड्स के केस में बेटा कितना था? 15,000। और एक किड का कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 3, 5,000 रुपए एक किड का आ गया खर्चा। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ 2 किड्स का एग्जेम्प्ट रहेगा। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट, अगर एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालें तो 35,000 तो ये, और एक किड का 5,000, 2 किड तक का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसने बताया है कि अवेलेबल ओनली इन द 2 सर्वाइविंग किड्स। तो यहाँ पे एक का 5,000, 2 का 10,000 हो गया, तो कितना हो गया? एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगी बेटा 45,000। ये एक किड के जो टैक्सेबल रहेगा अब, क्योंकि उसको मिले तो 50,000 है ना, पूरे 50,000 ही मिले ना उसको। यहाँ पे देखो 50,000 मिले, तो जो टैक्सेबल रहेगा वो कितना रहेगा? 5,000 रुपए। उस केस में 5,000 टैक्सेबल रहेगा, 45,000 क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा पैकेज। होप करता हूँ एलटीसी के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कितना एलटीसी जो लीव ट्रेवल कंसेशन है वो आपको क्लेम कर सकते हो, उसका बेनिफिट मिल सकता है, टैक्स फ्री रहेगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज डोंट हेजिटेट, पोस्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एलटीसी से रिलेटेड, और पहले वाले वीडियो भी जाके देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आया तो, और अपना ध्यान रखिए।